Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Bismillah Rahman Rahim. This is Adnan Ahmad from Excellence Online platform. Today we are going to discuss about MCAT and ECAT English part. How to solve this part in the entry test in MCAT and ECAT. Today we are discussing in detail. कई बच्चे होते हैं क्लास के अंदर और कॉलेजेस में होते हैं अपार्ट फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट्स इंग्लिश के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है उनको सो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. देखें वी हैव टू डायमेंशन. इफ यू आर फ्रॉम सेकेंडरी क्लासेस if you want to perform better in English part in MCAT ECAT classes and आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं हैं, एवरेज हैं, you need maximum 7 days, maximum 1 week if we have a best strategy, प्रोफेशनल अप्रोच एंड यू हैव डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडी. इजीली आप कर देंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे इसमें. विद इन 7 days में कर सकते हैं. वन साइड यू हैव स्किल्स, सेकंड वी हैव प्रिपरेशन. आफ्टर सेकेंडरी क्लास 12 years ऑफ एजुकेशन, वेदर यू आर एन बी ग्रेड और आपका ए ग्रेड है, बट इतने स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, आपको सही टेक्निक यूज करें, कुछ मेथड्स यूज करें, फोकस करें, यू कैन परफॉर्म बेटर in English part of MCAT and ECAT. जी सर कैसे कर सकते हैं, कौन से स्ट्रैटेजी अप्लाई करें, क्या चीज करें? We are discussing this idea. As you know, we have 3 components, 3 divisions, 3 parts of English, whether it's MCAT or ECAT. 3 divisions क्या है, उसको कैसे फोकस कर सकते हैं, मैं भी लिख देता हूँ आपको. Yes, on one side we have 3 components or 3 divisions. One is reading comprehension. Number 2 we have grammar, and last we have vocabulary. In MCAT test, in some cases we do not have reading comprehension, only less 10 marks हैं. कुछ cases में grammar देते हैं, कभी vocabulary दे देते हैं, कभी reading comprehension दे देते हैं. To be safe side, you must have preparation of these 3 components. आपके लिए easy हो सकता है. For ECAT, this is mandatory for you. You must have command over these 3 areas, domain of English part. One side we have reading comprehension. For reading comprehension, if we have better reading skills, you need only 1 day or 2 days to understand the techniques, methods, and how to focus objective part. For reading comprehension, we have unseen passage or reading skills. और नेक्स्ट से क्वेश्चंस आपको देंगे, सब्जेक्टिव नहीं है, आपने उसका डिटेल आंसर नहीं लिखना, दिस इज ओनली ऑब्जेक्टिव पार्ट है. वन कॉम्प्रिहेंशन अप्रोक्सीमेटली 1 page, 1.5 page, और नेक्स्ट वी हैव लेस देन दिस, मे बी 15 लाइन्स आपको दे सकते हैं. वेदर लेंथ इज लार्ज और इट्स स्मॉल, वी हैव ओनली 1 टेक्निक. बेसिस ऑफ दिस टेक्निक यू कैन सॉल्व इजीली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. Reading comprehension, one side do not read comprehension from initial to last. आप बिल्कुल ना पढ़ें, आप क्वेश्चंस पे आ जाएं. जो ओ लेवल में स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस पढ़ लें, उसका आंसर फाइंड आउट करें क्या हो सकता है. ऐसा क्यों करें, कंप्लीट क्यों ना पढ़ पाए हम? लेकिन अगर आप कंप्लीट पढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फर्स्ट टू कीप इन योर माइंड ऑल इंफॉर्मेशन, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू. आपने 1 page कंप्लीट कर लिया, तमाम नॉलेज को स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. और आफ्टर कंप्लीशन 1 page अगेन जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर आपको पढ़ना पड़ता है. आप फोकस करें, क्वेश्चंस पे जाएंगे, आप क्वेश्चंस पढ़ लें, उसका आंसर देखें. सो 1 थॉट से आपके माइंड में 1 आइडिया है तो ईजी है, फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज 1 टेक्निक आपके कहलाती है. सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, समझें आप क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो इजी टेक्निक है वो डिस्कस कर सकते हैं. सो डू नॉट रीड कंप्लीट पैसेज, रीड ओनली क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर, हैव वन आइडिया. स्किमिंग स्कैनिंग स्किल्स यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे अभी हम. स्किमिंग स्कैनिंग स्किल्स, इफ यू हैव कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 3 pages, 2.5 pages और मोर देन 2000 words वहाँ पे यूज कर सकते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर MCAT एंड ECAT in Karachi
इन यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, उनका कॉम्प्रिहेंशन बहुत लार्ज नहीं आता। नर्स का काफ़ी लार्ज आता है, 2.5 पेजेस का, 3 पेजेस का। वहाँ पे उस टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आपके पास है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंशन, और जो क्वेश्चंस होंगे उसको आपने फोकस करना है। फॉर कॉम्प्रिहेंशन वी हैव 2 sentences, 2 parts. One is a topic sentence, next is supportive sentences. कॉम्प्रिहेंशन में टॉपिक सेंटेंस को आपने फोकस करना है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। उसको हम डिवाइड करते हैं, वन साइड इज टॉपिक सेंटेंस और दिस इज स्टेटमेंट, एंड रिमेनिंग का दे ऑल आर सपोर्टिव सेंटेंसेस। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में वन साइड वी हैव टॉपिक, जब का फर्स्ट सेंटेंस है कॉम्प्रिहेंशन का, वो टॉपिक सेंटेंस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड टॉपिक सेंटेंस, जिसकी मेन थीम होगी, बाकी जो भी सेंटेंसेस होंगे इसको सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी, तो बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं उसको इलाबोरेट करेंगे। आईटी की वैल्यू क्या है, कैपेसिटी क्या है 2019 में। फर्स्ट सेंटेंस में स्पोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, बाकी जो भी सेंटेंसेस हैं वो स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन देंगे। मेन थीम होगी, बाकी सब थीम में दे सकते हैं। वन टॉपिक सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एजुकेशन में फोकस कर रहे हैं, बाकी जो भी सपोर्टिव सेंटेंस हैं वो एजुकेशन पे ही फोकस करेंगे। ये इजी टेक्निक है, आपको समझ आ जाएगा। आप मूवीज देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, मैचेस देखते हैं, आपने मूवी देखी, बता देते हैं नेक्स्ट में क्या होने वाला है। ड्रामा देख रहे हैं, बता सकते हैं नेक्स्ट में क्या होने वाला है। इफ यू हैव लिटिल इमेजिनेशन पावर, आपको एक्सपीरियंस है। सेम केस है, वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया, अज्यूम करें, इमेजिन करें, बाकी जो है सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, थीम क्या होगी। और जिन बच्चों के कुछ हैबिट्स होती हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, विदिन टाइम में इजीली वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नंबर नेक्स्ट, दिस टेक्निक इज टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिव सेंटेंसेस, आपके लिए काफी इजी है। मेन थीम इसमें बताएंगे आपको, और बाकी जो सपोर्टिव सेंटेंसेस होंगे इसमें इलाबोरेशन डिस्कस करेंगे, डिटेल होगी उसके अंदर, लेकिन डिटेल किससे लिंक करेंगे, टॉपिक सेंटेंस से लिंक। सो फर्स्ट आइडिया टू मेक लाइफ योर इजी, और टेस्ट को इजी बनाएं तो इसको फोकस कर लें, इमेजिन करेंगे। वन आइडिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो एक प्रॉब्लम आता है अक्सर स्टूडेंट फेस करते हैं। वन इज वो प्रॉब्लम क्या है, वोकैबुलरी प्रॉब्लम है, और वोकैब और वर्ड्स, इफ यू हैव सर्टेन वर्ड्स मीनिंग आपको नहीं आ रही है और कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रहा है आपको, देन इट्स अ प्रॉब्लम। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स। वन इज इफ यू हैव वन पेज, इन वन पेज you do not know 4 or 5 words, it's okay, it doesn't matter, you can carry on, और आपको समझ भी आ जाएगा, सॉल्व भी कर लेंगे। लेकिन वन पेज है आपके, हर लाइन में जो सेंटेंसेस हैं, हर लाइन में से वर्ड्स आपको नहीं आ रहा है, then you have a very weak vocabulary, improve your vocabulary. We have 2 dimension of any words, जो भी words होते हैं उसके 2 dimension होती है। कई बच्चों को इसमें आइडिया होता है how to get the meaning, one side we have conceptual, second we have associative। मैं कुछ words यहाँ पे लिखूंगा, उसकी दोनों मीनिंग हम डिस्कस करते हैं ताकि बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा। one word is grave, a very common word. So we have 2 meanings of every word. One is a conceptual, second we have associative meaning. If we discuss conceptual meaning of this word, a conceptual meaning means underground, a hole in which Muslim bury their dead bodies. कोई भी ग्राउंड में एक होल बना होगा, उसके डिफरेंट डायमेंशन है, जैसे पर्टिकुलर उर्दू में कहते हैं कबर, एक अंडरग्राउंड है, एक होल यूज किया हुआ है, और उसमें जो डेड बॉडी है उसको रख देते हैं, दफना देते हैं, ग्रेव कहलाता है। दिस इज कंसेप्चुअल मीनिंग। जी एसोसिएटिव मीनिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। A very common word is Pakistan has a very common sentence, Pakistan has been facing a grave challenges. grave challenges का मतलब है यहाँ पे जो grave है, अभी हमने डिस्कस किया, कंसेप्चुअल नहीं है, आपने एसोसिएट करना है। ग्रेव की मीनिंग यहाँ पे क्या हो सकती है, क्रूशियल चैलेंजेस, हार्ड चैलेंजेस, और टफ सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन। तो यहाँ पे मीनिंग जो है एसोसिएट का आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली in comprehension, try to associate meaning.
आप मीनिंग को एसोसिएट करें, उसके जो बेसिक मीनिंग है उस पर ना जाएं आप। अनदर वर्ड वी हैव डेमोक्रेसी, अनदर वर्ड इज डेमोक्रेसी। देखिए वी हैव टू थिंग्स, वन इज मीनिंग, नंबर सेकंड इज सेंस एंड थर्ड इज ट्रांसलेशन। कई बच्चे होते हैं जो सेंस बोर्ड से होते हैं, फेडरल बोर्ड से होते हैं, वो सेंस नहीं समझ पाते, कंसेप्चुअल मीनिंग भी नहीं समझ पा रहे, एसोसिएट तो काफ़ी दूर की बात है। डेमोक्रेसी मीन्स इफ यू नो जमहूरियत but you do not have any idea regarding what does jamhuriyat mean and which kind of component do we have in democracy, तो आपको मीनिंग नहीं आती, वो ट्रांसलेशन आती है। ये जो वर्ड लिखा है डेमोक्रेसी, जमहूरियत कहते हैं इसे, लेकिन जमहूरियत आप डिफाइन नहीं कर सकते नहीं, आपने कंसेप्चुअल इसको डिफाइन करना है। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, democracy means government in which we have social justice, equality, freedom of expression. If we have these three dimension, democracy की meaning ये भी हो सकती है, और equality भी कहते हैं इसे, freedom of expression भी कह सकते हैं, और social justice भी कहते हैं। आप associate कर रहे हैं according to sense, according to the sentence, आप उसकी meaning लेते जा रहे हैं, democracy यूज कर सकते हैं। This is another method. So try to associate meaning with the sentence and with comprehension. It is easy for you to understand. बार बार डिक्शनरी ना देखें आप। If you have basic vocabulary knowledge, उसको associate करना सीख लें। और जिन बच्चों की हैबिट्स है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और करिकुलर को करिकुलर बुक्स में और आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, उनके लिए तो काफ़ी ईजी है, वो मीनिंग को एसोसिएट कर लेते हैं। और जो बच्चे टेक्स्ट से अपने आप को बाहर नहीं ले आते, वो कोचिंग क्लास या कॉलेज में हैं और वो जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसके अलावा उन्होंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, देन दिस इज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर देम, व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू एसोसिएट मीनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। अकॉर्डिंग टू कॉम्प्रिहेंशन इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, उनके लिए थोड़ा सा इशू होएगा। अपनी हैबिट है या टेक्निक थोड़ी सी चेंज करेंगे आप और मीनिंग को एसोसिएट करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, 2 कॉम्प्रिहेंशन करें, 3 कॉम्प्रिहेंशन करें या 4 कर लें आप, एट होम में आपको 3 आवर्स लगेंगे। आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी, आइडिया मिल जाएगा हाउ टू सॉल्व वोकैबुलरी प्रॉब्लम, वर्ड्स प्रॉब्लम, ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग आपको नहीं आ रही है और आपने उसको एसोसिएट करना है। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स वोकैबुलरी। होपफुली आपको समझ आया इसका। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ यू आर गिवन टेस्ट, इफ यू आर अपीयरिंग इन टेस्ट ऑफ NID, Sir Syed University, Aligarh, Dawood University, Mehran. So, for comprehension, scanning and skimming skills are not mandatory for you. Because comprehension is of 1 page 1000 words. आप इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा। एकदम इसको समराइज कर देता हूँ ताकि और क्लैरिफाइड हो जाएगा। फॉर MCAT and ECAT इंग्लिश के कंपोनेंट्स और इंग्लिश डोमेन, वी हैव 3 डायमेंशन। One is reading comprehension, second we have grammar, last is vocabulary part. So we are focusing right now only one, reading comprehension. For reading comprehension, read and analyze sentence number 1. The sentence is known as a topic sentence. But the topic sentence होएगा, उसी के अंदर central idea भी है, main theme भी है। Then you will assume बाकी जो भी sentences होंगे वो उसको सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये टॉपिक है, इसी पे राइटर होंगे, इसी पे टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेन थीम होएगी और मेन थीम से ही सब थीम निकलेंगे आपकी। सेकेंड इज वोकैबुलरी प्रॉब्लम, हाउ टू यूज, हाउ टू गेट मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। कॉम्प्रिहेंशन में 5 वर्ड्स हैं, 6 हैं जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती है। सो फर्स्ट वी हैव कंसेप्चुअल मीनिंग, सेकेंड वी हैव एसोसिएटिव मीनिंग। बेसिस ऑफ कंसेप्चुअल मीनिंग जिसकी बेसिक मीनिंग होती है, डिक्शनरी मीनिंग होगी, वो आपको मालूम है। और मीनिंग को एसोसिएट करें, वी हैव डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं। वन वर्ड को बिल्कुल फिक्स ना करें, इसकी मीनिंग ये तो यही मैंने, वो सेंटेंस के लिहाज से चेंज होती है मीनिंग, कॉम्प्रिहेंशन के लिहाज से चेंज होती है मीनिंग, और सिचुएशन के लिहाज से भी चेंज होती है। अभी हमने डिस्कस किया था ग्रेव एंड डेमोक्रेसी यूज किया था। और ट्राई टू यूज इंग्लिश meaning in English. Try to think English meaning, English words in English. Grave है तो उसके आपके पास एक synonym होना चाहिए, या at least you can elaborate in English. आपके जो माइंड में इमेजिनेशन करें, थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो कंसेप्चुअल होनी चाहिए।
वन वर्ड को फिक्स ना करें माइंड में, जो ग्रेव है उसकी मीनिंग कबर है, और ग्रेवयार्ड में जो जाते हैं वहाँ पे जो कबर है उसकी यही मीनिंग हो सकती है। इसकी मीनिंग चेंज होती है और कॉम्प्रिहेंशन क्लास चेंज होती है। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया अभी, ग्रेव चैलेंजेस जैसे कहते हैं, पाकिस्तान हैज़ बिन फेसिंग ग्रेव चैलेंजेस, तो ये जो मीनिंग है इसकी एसोसिएट है। यहाँ पे ग्रेव का मतलब है क्रूशियल है, हार्ड है, डिसाइसिव है, क्राइसिस, जिसमें क्राइसिस सिचुएशन है वो है, यूज़ कर सकते हैं। डेमोक्रेसी वी डिस्कस वन साइड ट्रांसलेशन, सेकेंड वी हैव मीनिंग। सो ट्रांसलेशन हर जगह पे ट्रांसलेशन फंक्शन नहीं करती, आपने उसकी मीनिंग पे आना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग। डेमोक्रेसी सोशल जस्टिस भी होता है, इक्वालिटी भी होता है, फ्रीडम एक्सप्रेशन भी हो सकता है, तो इनको आप एसोसिएट करें, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, वन आइडिया। नंबर नेक्स्ट सिचुएशन वी हैव डिफरेंट वर्ड्स, वो नाउन भी यूज हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी यूज हो सकते हैं, और एज अ वर्ब भी यूज हो सकते हैं। यू मस्ट हैव दिस आइडिया, ये जो वर्ड लिखा हुआ है नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इससे भी काफी हद तक क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। In all comprehension, we have three level of understanding. One is जो राइटर ने लिखा हुआ है वो आप समझ रहे हैं, ट्रांसलेशन। नंबर सेकंड इज सरफेस मीनिंग समझ रहे हैं, और थर्ड इज हेडिंग मीनिंग क्या है। इन सम केसेस राइटर ने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया इस मैसेज को, लेकिन इनडायरेक्टली मेंशन किया होगा, ये फर्दर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इन माय फर्स्ट लेक्चर्स फॉर MCAT and ECAT English, वी डिस्कस ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस किया हमने। So, thank you. We will discuss further.